ये मोबाइल कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है वैसा। इस मोबाइल के कारण मैं बताऊं आपको कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, टॉर्च खत्म, कंपास खत्म, एफएम खत्म, और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। तो इससे ज्यादा प्रयोग ना करें इसका। हाँ बिल्कुल। तो और मैं बताऊं हमारे कवियों को तो काम ही देखो लंबी लंबी छोड़ने का होता है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया तू बहुत लंबी छोड़ता, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने तो भाई जाती छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। बोला जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फित्ता लेके आया और मैंने फित्ते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका, बिल्कुल नहीं घटेगा। तालियां एक बार जोरदार बजा दो आपसे। हालांकि तालियों से कुछ नहीं होता मुझे पता है, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा है जो आदमी लगातार 3 मिनट तक ताली बजाता है उसको कभी अटैक नहीं पड़ता। मेरे एक मित्र ताली नहीं बजाते थे, उनके अटैक पड़ गया। अब तो बजाओ। तो मेरे पास फोन आया, बोला रसिक भाई अटैक पड़ गया, क्या करूं? मैंने कहा दिल्ली आ जा, अच्छे हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा। उसके बच्चे दिल्ली ले आए। मैंने अपने एक हार्ट सर्जन को फोन किया, उसने आके चेक किया, बोला इसकी तो सारी नसें बंद है, इसकी तो बाईपास करनी पड़ेगी। मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा? बोला बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत पैसे लगते हैं, आपका मित्र है 50,000 में निपटा दूंगा। उस व्यक्ति को यकीन ही नहीं हुआ। बोला 50,000 में बाईपास? अरे ये कहीं मरवा तो नहीं देगा? अरे मुझे तो कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताओ। मैंने कहा फिर तो अपोलो में ले जाओ। उसके बच्चे अपोलो में ले गए। अब वहां खूबसूरत हॉस्पिटल, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट। उससे पूछा जी कितना खर्चा आएगा? सर हमारा 2.5 लाख का पैकेज है, रूम रेंट, मेडिसिन सब इंक्लूड है इसमें। बोला हाँ बच्चों यहाँ तसल्ली हो गई। बोले जमा कराओ। उन्होंने पहले ही 2.5 लाख जमा करा लिए। उसको ले गए ऑपरेशन टेबल पे। ऑपरेशन टेबल पे उसकी फाइल निपट गई, राम नाम सत्य हो गया। और जब उसके बच्चे बॉडी लेके आ रहे थे तो सामने वही डॉक्टर टकरा गया। डॉक्टर ने पूछा जी क्या हुआ? बच्चे बोले जी हम तो लुट गए, अरे हम तो बर्बाद हो गए, अरे हमारे तो 2.5 लाख भी गए और हमारा तो आदमी भी गया। डॉक्टर बोला देखा मैं यही काम 50,000 में नहीं कर रहा था। तो कई बार ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ कोई भी कार्यक्रम करवाना हो तो सारथी परिवार है, मफतलाल जी हैं, विश्वाण जी हैं, तो उनसे आप करवा सकते हो। हरे कृष्ण जी हैं, आप जिसे भी याद करेंगे 2.5 लाख का काम 50,000 में होगा। तो मैं उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच एक कवि, बड़े कवि, लेकिन उनकी एक ट्रेन है, उन्हें आगे जाना है एक अगले कार्यक्रम में, बड़े व्यस्त हैं। हेमंत पांडे जी हमारे बीच में हैं। मैं तो एक बड़े आयोजक ने हेमंत पांडे को बुलाया, बोले पांडे जी एक बड़ा कवि सम्मेलन करवाना है, कितना खर्चा आएगा? पांडे जी बोले 7 कवियों के 5 लाख रुपए। आयोजक बोला 5 लाख, कुछ कम कर लो। इन्होंने 2 कवि कम कर दिए। मैं समझ गया एक कवि उसमें से मैं था, तो मैं समझ गया एक दिन बहुत नाम रोशन करेंगे हेमंत पांडे जी। तो मैं हेमंत पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं हेमंत पांडे जी को कि जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, धरती माता से ही मिलता सबको पानी दाना, दिए जलाओ करो रोशनी आंधी से क्या डरना, अरे उनका काम बुझाना है तो इनका काम जलाना, उनका काम बुझाना है तो इनका काम जलाना। जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाएं हेमंत पांडे जी के लिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। अग्रसेन जयंती के इस कवि सम्मेलन में मुझे जो आपने अवसर दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। आदरणीय घनश्याम अग्रवाल जी का, आदरणीय मफतलाल अग्रवाल जी का, हमारे छोटे भाई ललित अग्रवाल जी का, और आप सारे मेहनी लोगों का। ये देश के बड़े कवियों की टीम है, पीछे बैठी है। गौरव चौहान जी बैठे हैं, हमारे रसिक भाई हैं, हमारे अलेश भाई हैं, हीरामणि जी हैं, पद्मिनी जी हैं, नेहा जी हैं, सारे बड़े नाम हैं। भगवान अग्रसेन जी पर ये कुछ ना कुछ सुनाएंगे। मैं आज तक कुछ नहीं लिख पाया सर, मैं अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली मानता हूं, लेकिन मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं
अगर आपको अच्छा लग गया तो जितने लोग हैं हाथ उठा के ताली बजा के इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि मन करता है आपके सम्मान पर लिखूं, देश पर लिखूं या राष्ट्रगान पर लिखूं, पर इतना बड़ा नहीं हो पाया आज नींव है कि मैं भगवान श्री अग्रसेन भगवान पर लिखूं। तो मैं तो अभी इस लायक ही नहीं हो पाया हूं कि प्रभु पर लिखूं। बहुत सौभाग्यशाली हूं, आज प्रेमानंद जी के मुझे दर्शन हुए, भाई गौरव चौहान जी ने दर्शन कराए, उनको भी मैंने कई कविताएं सुनाई हैं जो आज हम लोगों की बड़ी वायरल हो रही हैं। मथुरा आने का मन, वृंदावन आने का मन हम सारे कवियों का होता है। आज ये मेरा सौभाग्य मिला, इस कवि सम्मेलन का मैं ओपनर हूं, तो मुझे बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा कि बहुत हल्का कवि है ये। कवि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बड़ा कवि हूं, ये बात केवल मैं मानता हूं, मान आप लोग भी जाओगे। ओपनर अगर सर फेल हो जाए तो पूरी टीम फेल हो जाती है। भारत इस बार का विश्व कप केवल इसलिए जीती है कि उसको ओपनर चले। 50 ओवर वाला हार गई थी, उसके ओपनर आउट हो गए थे। आप चाहते ये पूरी टीम चले तो ओपनर को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे आदेशित करें इस कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत के लिए। मैं आपको बता रहा था सर, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, हास्य कवि होके पढ़ाता हूं। अब बच्चों का भविष्य आप समझ सकते हैं कि एक तो मैं कवि, दूसरा हास्य कवि। हमारे यहाँ के बच्चे बड़े होशियार होते हैं सर। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा और सारे लोग ताली बजाइएगा। हमने कहा लोहा कैसे भारी होगा? उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। अब तालियां थोड़ी बहुत आई हैं, हाँ ऐसे बजाते रहेंगे आप। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जा, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो टीचर भी बड़े भाई साहब होशियार होते हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको। कानपुर आप कभी आइएगा, आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में हैं। आप कभी बनारस जाइए, जाते ही होंगे आप लोग, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, सर लिखा रहता है ना। आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। अभी साल भर पहले मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था मुंबई में, मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने सर जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? तो हमने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहन हुआ भाई साहब कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहन हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा भाई साहब ये उत्तर प्रदेश है। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के पदक जीता, तो ये गौरव चौहान वीर रस के बड़े कवि हमसे कहने लगे हेमंत भाई अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो तालियों को महोत्सव करके आप बताना कि मैंने सही, स्वागत भाई साहब स्वागत, मैंने सही निपटाया। कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। क्या सुन रहे हैं आप? बहुत बढ़िया आप है। पाकिस्तान सर जरा सा देश है, हमको धमकी देता है कि तुमसे हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा पाकिस्तान सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम उसमें कश्मीर ले लोगे। मैंने फिर 4 लाइन में उसको निपटा दिया। हमने कहा सीमा हैदर, इस बार महिलाओं की तालियां ज्यादा आएंगी, इधर से ज्यादा मुझे विश्वास है। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी।
ये हमारा भाई साहब देशभक्ति है। देखिए हम लोग हास्य के कवि हैं। मैंने आपको बताया मैं कानपुर में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो धमकी देते थे कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। 4 लाइनें मैंने उनको भी निपटा दिया। अगर आपको फिर मजा आए तो फिर इसी तरह आप ताली बजाना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तो मम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। हमारे साथ सब अक्सर ये होता रहता है। देखिए मैं तो हास्य का कवि हूं, पद्मिनी जी बैठी हैं, वो श्रृंगार की कवित्री हैं, प्यार मोहब्बत की आपको कविताएं सुनाएंगी। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिएगा सर, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। असल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, योगी जी की सरकार है। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थी। योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की हुई सर तो प्यार करने वालों की हुई। ये लड़कियां स्टेटस देख के प्यार करती हैं। हम जब लाफ्टर शो में नहीं गए थे, हम किसी लड़की से कह देते थे कि अग्रवाल जी हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती थी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। फिर हम लाफ्टर चैंपियन हो गए। अगर अब हम किसी से कह दें हम तुमसे मिलना चाहते हो, वहां से जवाब क्या आता है, मजा आ जाए तो सारे लोग तालियों को महोत्सव करना। आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं। तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। सिस्टम बदल गया भाई साहब। से बता रहा हूं, बहुत दूर है तो प्यार मोहब्बत से। ये लड़कियों की बीमारी है। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो सर हम बहुत दूर रहते। सही बात है। इनसे कोई आप क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो अग्रवाल जी हमने फिर पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तालियां आपकी थोड़ी कमजोर आ रही हैं, तालियां आप बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो प्यार मोहब्बत से हम बहुत दूर रहते थे। हमारा हीरामणि छोटा वगैरह, भैया क्यों दूर रहते हो? मैंने इसको 4 लाइन सुनाई, वो भी आपको सुना रहे हैं। फिर अगर आपको आनंदित आजे, देखिए पहले कवि के लिए बहुत कठिन होता है जमना, उसके बाद भी आपका प्यार आपका आशीर्वाद आ रहा है। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं कि प्यार मोहब्बत से मैं क्यों दूर रहता हूं। अगर आपको फिर मजा आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के इन कवियों की अगवानी के लिए आप ताली बजाना कि आगे कवि सम्मेलन अच्छा हो। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम सर अक्सर ही दूर रहते। से बता रहा हूं आपको। मैं तो अभी बगल में बैठा था, रसिक भैया के हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये सर बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं लिखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं। पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। क्या बात है। अक्सर ये होता रहता है। एक दिन हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। अक्सर ये होता रहता साहब। अभी मैं दुबई के मुशायरे में गया तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई में हैं। तो उसने कहा हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी। हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली है चला आया है। तो साहब कोई नहीं टिकता है। ये लड़कियां असल में बड़ी इमोशनल होती है, कभी कभी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने की सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? ताली हाथ उठा के बजाओ जोरदार एक बार। तो भाई साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं। हम लोगों को लोग सर आधा पागल समझते हैं। हमारी रिश्ते घर पे आते हैं, पता चल जाए लड़का हाथ कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने ज्योतिषाचार्य को हाथ दिखाया। हमने कहा पंडित जी हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगा बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है,
हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आई हुई शादियां सर कैंसिल हो गई। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सारे कभी बारात आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था विश्व कप का 4 साल पहले हमारी शादी। पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा था और हमारी शादी हो रही थी। हमने पिताजी से कहा आज दिन शादी ना करिए, पूरा देश मैच देख रहा है, हमारी आप शादी करो। सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के मित्र हमारे बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिन सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा की मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी, कल को गधी बहके तो उसके साथ भाग जाओगे। भाई साहब उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उनके देखो ऐसा है, हमारे रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने माँ के पुत्र हैं, बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र, एक इंजीनियर है, एक नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए तो साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा सर घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग अगर आपकी समझ में आ जाए, अगर व्यंग यहां नहीं सुना जाएगा तो कहां सुना जाएगा? व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छूने का घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। तालियां आए, क्या बात, क्या व्यंग समझते हैं? आए हाय, सैल्यूट है आपको। वाह वाह। यह है कविता सुनने वाले लोग, जिंदाबाद। तो आपने जब व्यंग पे ताली बजा दी तो मैं एक व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ा इस समय वायरल हो रहा है। चूंकि बेटियां बहुत बैठी हुई हैं इधर, इसलिए मैंने बेटियों पर एक व्यंग लिखा है। आपने बेटियों पर गजलें सुनी होंगी, बेटियों पर आपने गीत सुने होंगे, आपने व्यंग की कविता सुनी ही नहीं होगी, या तो सुनी होगी या 1-2 बार सुनी होगी। सुनेगा। गुरुजी हमसे बोले बेटा भोले भ्रष्टाचार पे लिखो। ये जितनी महिलाएं मेरी बहनें बैठी हैं आपके लिए हैं। अगर आपका समर्थन कम हो गया तो ये कविता मर जाएगी। सुनिएगा। गुरुजी हमसे बोले बेटा भोले भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो। कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे? मल्लिका विपासन पर कब तक कलाम लिखोगे? लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिखे, विधायक पर लिख। तो हमने कहा नेताजी हमने कहा गुरुजी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? वाह वाह वाह। तालियां आपकी आ रही हैं। अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? वैसे सबकी आंखों पे एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। अब आप सोच रहे हो मैंने ये क्या सुना रहा हूं? विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरुजी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा। पूरा देश भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। मेरी बहनें आप सुनिएगा और मैं आपका समर्थन चाहता हूं। पूरा देश भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरुजी तो क्या बेटियों को किसी पर भार होने दूं? दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं? आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाएं, दहेज न लाए तो जला दी जाएं? पूछो उस माँ से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है। क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं? पूछो उस पिता से जिसकी बेटी किस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी किस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती
तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना, अब मैं देखता हूं किस तरह मुझे आप विदा करेंगे, मगर याद रखना इन जन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर सृष्टि और बेटियों का भान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्धान होगा। अतः निवेदन है, बेटियों के लिए लुभावने नारे ही ना लगाएं, इन्हें बढ़ने दें, इनके रास्ते में कांटे ना बिछाएं। मित्रों, ये सब लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये विसंगतियों के खिलाफ एक कवि का तमाचा है, एक कवि का तमाचा है। बहुत क्या बात है, वाह 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 वाह।